आज हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में अध्ययन करेंगे कि 1935 का अधिनियम जो किस प्रकार से बना हुआ था, उसमें क्या क्या कमियां थी, जिसकी वजह से फिर बाद में 1935 के बाद में 1950 जो उसका अधिनियम पारित किया गया था। सबसे पहली बात आती है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, कि दुनिया के लगभग सभी पराधीन देशों पर प्रथम विश्व युद्ध का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमें जन और धन हर तरह की हानि जो उठानी पड़ी थी। और पश्चिम के साम्राज्यवादी देशों ने धुरी राष्ट्रों को पराजित करने के लिए अपने एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेश जो थे उनका हर तरीके से इस्तेमाल किया था। परिणाम ये निकला कि उपनिवेशों को अनेक प्रकार के कष्ट जो उनका सामना करना पड़ा, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा हानि उठानी पड़ी थी। जिसमें सबसे पहली बात आती थी कि भारत पर युद्ध का बोझ, क्योंकि भारत जो है उसमें जो युद्ध हुआ उसकी वजह से भारत को जन और धन उसकी बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी थी। और ब्रिटिश शासकों ने युद्ध की आग में झोंकने के लिए भारतीय सैनिकों को फ्रांस, बेल्जियम, मिस्र, सूडान, पूर्वी अफ्रीका, कैमरून, उत्तर चीन, ट्रांसकेस्पिया, फारस, मेसोपोटामिया, कुर्दिस्तान, गैलीपोली, सैलोनिका, फिलिस्तीन और अदन अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के हर मोर्चे में भारतीय सैनिक जो उनको भेजा था। और युद्ध के पूर्व लगभग 15,000 लोगों को प्रतिवर्ष भारतीय सेना में भर्ती किया जाता था, परंतु युद्ध काल में ये संख्या जो थी वो तेजी से बढ़ाई जाती रही। और 1917-18 की अवधि में तो लगभग 3 लाख सैनिक भर्ती किए गए थे। और ऐसा अनुमान है कि युद्ध काल में लगभग 12 लाख लोगों को भारतीय सेना में भर्ती किया गया। और इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए भी अनेक सैनिक विद्यालय जो वो खोले गए। और सामान्य प्रशिक्षण के बाद भारतीय सैनिकों को युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया जाता। परिणाम ये निकला कि लगभग 1 लाख सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और भारतीय सेना के साजो सामान, रसद, पानी और युद्ध क्षेत्र में ले जाने और वहां से वापस आने तथा उसका वेतन आदि का सारा खर्चा भारत सरकार को देना पड़ा, जबकि भारत का इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार से जब प्रथम महायुद्ध हुआ तो उसके कारण भारत जो था उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज जो है वो चढ़ गया था। एक प्रकार से कहा जाता है कि इस पर भी ब्रिटिश सरकार की जो थी तृष्णाएं जो थी वो शांत नहीं हुई थी। उसने 1917 में 10 करोड़ पाउंड और 1918 में 4.5 करोड़ पाउंड की भेंट ब्रिटेन को देने के लिए कहा। इसके साथ ही 14-18 की अवधि में ब्रिटिश सरकार को 75 करोड़ पाउंड की सिक्योरिटी खरीदने तब भारत को विवश किया। और 31 मार्च 1918 तक भारत सरकार का युद्ध व्यय लगभग 12 करोड़ 78 लाख पाउंड हो गया था। और देसी रियासतों से प्राप्त 21 करोड़ पाउंड अलग से थे। और देसी रियासतों से सेना के लिए घोड़े, मोटर गाड़ियां, आराम का सामान आदि खरीदने के नाम पर भी अलग से वसूली की गई थी। तो इस प्रकार से युद्ध के दौरान भारत जो था उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया था। बहुत ज्यादा पैसा जो था भारत को ब्रिटिश सरकार जो उसको देना पड़ा था। सैनिक जो उनके रूप में, सैनिक जो उनकी खर्चे के रूप में उनके ऊपर किया जाने वाला व्यय, उनकी जो सैलरी जो थी वो, इसके अलावा जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनके ऊपर भी बहुत सारा धन जो खर्च किया जाता था। फिर बाद में जब हम देखते हैं कि विश्व युद्ध हुआ तो जाहिर है बहुत ज्यादा हर तरह से त्राही त्राही हो गई, जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व जो उसमें क्या हुआ, मूल्य वृद्धि जो वो भी बढ़ गई। और उसी वजह से भारत जो उसमें भी बहुत ज्यादा मूल्य वृद्धि हो गई थी कि 1910-20 के दशक में भारत में कहा जाता है कि जितना अन्न पैदा हुआ वह उसकी आवश्यकता से कम था। और उसके हिसाब से ये 1 करोड़ टन औसत वार्षिक थी। फिर भी युद्ध के दौरान भारत में अन्न का निर्यात किया जाता रहा, जिससे अन्न की कमी जो है उसका बढ़ती गई, यानी कि धीरे धीरे अन्न की कमी जो थी वो होती गई। और 17-18 में भारत से 45 लाख टन अनाज निर्यात किया गया। और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब सरकार ने बिना लाइसेंस गेहूं और चावल के निर्यात पर रोक लगा दी। तब भी 18-19 में 32 लाख टन अनाज निर्यात किया गया। और जाहिर है जब हम देखते हैं कि यहाँ पे खुद हमारे यहाँ पर खाने के लिए यानी कि अनाज जो कम पैदा हो रहा है, लोग ज़्यादा हैं, फिर भी उस अनाज जो उसको निरंतर निर्यात किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से भारत जो है वहाँ पर अनाज की कमी हो गई थी। इसके अलावा अन्य जरूरी सामग्री जो उनकी भी कमी हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो थोड़ा सामान था उसकी कीमतें बढ़ गई। तो जब कीमतें बढ़ी तो जनता जो उसको और भी ज्यादा परेशानियां जो उसका सामना करना पड़ा।
फिर हम देखते हैं कि औद्योगिक प्रगति, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कल कारखाने जो उनका उत्पादन बढ़ा, लेकिन जिससे देश की कुछ औद्योगिक प्रगति जो है वो भी हुई, परंतु उत्पाद की वृद्धि का एक मुख्य कारण कारखानों को तीन तीन परियों में चलाना था और मजदूरों पर इसका ज्यादा बोझ डालना था। और युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद कितने ही नए उद्योग खुले और अनेक ही ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां बनी। इसके साथ ही विदेश में पंजीकृत किंतु भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों की भी संख्या में वृद्धि हुई। और इस संबंध में एक बात हो रही है कि ये कि भारतीय कंपनियां व्यापार, बीमा और बैंकिंग के क्षेत्र में ही बढ़ी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को यह पसंद न था कि भारतीय पूंजीपति अपनी पूंजी का कोई बड़ा हिस्सा कल कारखानों में लगाए। और ब्रिटिश सरकार की कठोर नीति के उपरांत भी वस्त्र उद्योग में भारतीयों ने काफी पूंजी लगाई। और प्रथम विश्व युद्ध भारतीय कपड़ा मिलों के लिए समृद्धि का संदेश लेकर आया और इसके पहले भारतीय बाजार में विदेशी कपड़े जो उसका वर्चस्व बना हुआ था, परंतु युद्ध के दौरान विदेशी कपड़े के आयात जो उसमें काफी कमी आ गई थी। और दूसरी तरफ भारतीय कपड़ा मिलें जो है उनको ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना के लिए आवश्यक कपड़ों के बड़े बड़े ऑर्डर जो थे वो भी दिए जाने लगे। परिणाम स्वरूप देश की कपड़ा मिलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा और 1914-15 में जहां उनका उत्पादन 120 करोड़ गज से थोड़ा कम था, वहीं 1917-18 की अवधि में वह बढ़कर 161.60 करोड़ गज हो गया। और युद्ध के बाद भी कपड़ा मिलों के उत्पादन और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में निरंतर बढ़ती गई। और ये ठीक है कि कपड़ा मिलों का उत्पादन बढ़ा और उनके मालिकों ने भारी मुनाफा भी किया, परंतु इसका दुष्परिणाम निकला कि लाखों जुलाई और कारोबार जो थे, जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग जो थे भारतीयों के, वो बंद हो गए। हथकरघे जो थे बिल्कुल चौपट हो गए। इसके अलावा आपके लोग जो हाथ से कपड़ा बनाते थे उसको घर में रंगते थे, खुद बेच के आते थे, तो वो सब जो छोटी छोटी चीजें जो थी वो बंद होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो बेकार हो गए थे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता जो है उसको बहुत सारा परेशानियां झेलनी पड़ी थी। इसके साथ ही कहा जाता है कि युद्ध काल और उसके बाद भारत में कुछ कल कारखाने अवश्य खोले, लेकिन दूसरी तरफ दस्तकारी और लघु उद्योग जो उनका नाश हो गया। और जिस रफ्तार से लघु उद्योग जो उनका विनाश हुआ, उस रफ्तार से औद्योगिक विकास नहीं हो पाया था, जिसके कारण कल कारखाने और लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों और कारीगरों की संख्या में काफी कमी आ गई थी। और जनगणना के अनुसार ऐसे कुल मजदूरों की संख्या सन 1911 में 1.75 करोड़ थी, जो सन 1921 में 1.53 करोड़ रह गए। और इस संबंध में अयोध्या से जो उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश साम्राज्यों की नीति तो अब भी उसे कृषि प्रधान देश बनाए रखने की थी, ताकि वे ब्रिटेन के कारखानों को पाट, कपास आदि कच्चा माल देता रहे। और ब्रिटिश साम्राज्य की नीति भारत के औद्योगिकरण की नहीं थी, बल्कि उसे औद्योगिकरण से रोकने की थी। उसको हमेशा गरीब बनाए रखने की थी, उसको हमेशा कृषि प्रधान बनाए रखने की थी, ताकि वह कच्चा माल वहां से लेता रहे। प्रथम महायुद्ध के दौरान उसके बाद कल कारखाने और कपड़ा मिलों के मालिक अर्थात पूंजीपतियों और भारत के कुछ बड़े पूंजीपतियों ने भी भारी मुनाफा कमाया। और चटकलों के मालिकों का मोटा मुनाफा 1913 में 2.45 करोड़ था और वह 1918 में बढ़कर 12.29 करोड़ रुपया हो गया। और इस प्रकार से कपड़ा मिल मालिक जो थे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया था। लेकिन इसका भी कहा जाता है कि बहुत सी जगह भारतीय जनता जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका नुकसान हुआ था, क्योंकि ये जो मुनाफा जो था केवल बड़े व्यापारी जिन तक सीमित था, जिसमें भी क्या था बहुत सी जगह तो ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने इसमें पैसा लगा रखा था।